आपको कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, पिछला पेपर है, वो समझाने जा रहा हूँ। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो परीक्षा में पेपर देने जा रहे हैं उसका प्रारूप आपको समझने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्थात जैसा ये पेपर है वैसा ही आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए होता क्या है, पेपर में सबसे पहले क्या होता है, 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, का और खा, जिनमें से सभी के प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, प्रत्येक खंड का जो उत्तर है वो नए पृष्ठ से आरंभ किया जाए, ऐसे करके मतलब इसमें निर्देश दिए हुए हैं। इसके साथ साथ प्रश्न पत्र में क्या होगा, 4 प्रकार के हमारे प्रश्न होंगे, अतलग उत्तरी, बहुविकल्पी, अतलग उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। ठीक, जिनके निर्देश जैसे दिए गए हैं उसी के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले देखिए खंड का में हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न। ये खंड का हमारा जो है इतिहास और नागरिक शास्त्र से संबंधित होगा। तो इसमें देखिए हमारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को मैं आपको हल भी कराऊंगा और उस जो लॉन्ग हैं उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला देखिए हमारा प्रश्न है इसमें, यंग इटली सोसाइटी की संस्थापक कौन था। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो ये हमारा कौन था, ये हमारे थे मैजनी, जोसेफ मैजनी। ठीक है, बाद बाकी ये हैं, ये नहीं थे, बल्कि ये कौन था, जोसेफ मैजनी। ये हमारे यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक थे। फिर दूसरा प्रश्न हमारा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति हमारी 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारी कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। और कभी कभी क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और पूछ लिए जाते हैं। तो ये संस्थापक हमारे कौन थे, A.O. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देखिए एक पार्टी से संबंधित वैसे ही प्रश्न आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी BSP के संस्थापक कौन थे। BSP मतलब बहुजन समाज पार्टी, जो आजकल हमारी जैसे मायावती जी जिस पार्टी में हैं, तो वो उस पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक कौन थे, हमारे कांसीराम जी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। कब किया था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ठीक, इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। तो ये प्रश्न है, देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। तो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश है, अर्थात 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन हमारा शुरू कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ठीक है, और ये स्थगित हुआ था 1922 ईस्वी में। कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। हुआ ये था कि इस असहयोग आंदोलन का जो रूप था वो उग्र होता जा रहा था, अर्थात भयानक होता जा रहा था, हिंसक होता जा रहा था। और जो गोरखपुर में एक चौरी चौरा नाम की जो घटना हुई थी उससे विक्षुब्ध होकर के गांधी जी ने क्या किया था कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न आता है, वो ये है, समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। हमारी सूचियाँ कितनी हैं, सूचियाँ हमारी 4 होती हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, और वो संघ सूची, समवर्ती सूची, और उसके बाद में अवशिष्ट सूची, और एक और हमारी सूची होती है। ठीक है, तो ऐसे 4 सूचियाँ होती हैं। इनमें समवर्ती सूची के 4 विषय पूछे हैं। तो समवर्ती सूची में क्या होता है, शिक्षा होता है, वन होता है, दंड होता है, दंड प्रक्रिया, विद्युत होती है, औषधालय होते हैं, पुलिस होते हैं। ये हमारे क्या है, समवर्ती सूची के 4 विषय हैं। ठीक है, इसके बाद में वियना का कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो वियना का कांग्रेस सम्मेलन 1814 से 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की जो राजधानी थी वियना, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण क्या थे। तो भारतीय राष्ट्रवाद में उदय के कारण बहुत से थे कि विश्व जो था वो आज़ाद हो रहा था, तो उसी समय पर हमारे यहाँ भी मतलब हमारे देश में भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो ऐसे करके आपको ये कारण लिखना है। उसके बाद में संघवाद क्या है। संघवाद क्या होता है, संघवाद वह होता है जिसमें क्या होता है, शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में तथा जो क्षेत्रीय सरकारें हैं उनमें बटा हुआ होता है। ठीक है, और इनकी हमारी विशेषताएं क्या होती हैं कि जो हमारा शासन है वो इकाइयों में जब विभाजित हो जाता है तो शासन व्यवस्था अच्छे से चलती है। तो इसकी विशेषताएं आपको प्रश्न लिखाए गए होंगे, उन्हीं में आपको आंसर भी
मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद में भारत राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण से व्याख्या कीजिए। तो भारत में जो जाति है वो राजनीति में किस प्रकार से मतलब अनेक रूप लेती है। देखिए हमारी राजनीति जो है मुख्यतः आज भी यद्यपि शिक्षित समाज हो चुका है, फिर भी जो जाति के आधार पे ही लोग क्या करते हैं, मतदान देते हैं, जाति के आधार पर ही नेता चुनते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी जाति का ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो। तो ऐसे करके हमारी जाति के कितने रूप ले सकती है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा रहता है, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो इटली के एकीकरण में 3 नेता कौन कौन से थे। एक तो वही थे जिन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी, सोसाइटी की, जोसेफ मेज़नी। ठीक है। उसके बाद में गैरीबाल्डी थे, उसके बाद में काउंट काबूर थे। तो ऐसे करके आपको 3 नेताओं के नाम लिख देना है। ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, व्याख्या कीजिए। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, इसे एक उत्तरदायी शासन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति का एक उत्तरदायित्व होता है। जैसे यदि हम किसी सरकार को चुनते हैं, वो यदि ठीक से कार्य नहीं करती है तो क्या होता है कि प्रति 5 वर्ष बाद उसको फिर से हटा दिया जाता है। और ये वैध भी होती है, इसको मान्यता भी होती है और ये जिम्मेदार भी होती है। यदि इसमें कोई भी सदस्य सही से कार्य नहीं करता है, या प्रधानमंत्री मान लीजिए, या विधानसभा का जो हमारा मुखिया होता है या नेता होता है जिसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं, वो यदि सही से कार्य नहीं करता है तो क्या होता है कि वो पूरी लोकसभा या विधानसभा पूरी भंग कर दी जाती है। इसलिए जो होता है लोकतंत्र जो है उत्तरदायी शासन भी है, जिम्मेदार भी है और वैध सरकार भी होती है। ठीक है। इसके बाद में हमारा भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख कीजिए। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या होना चाहिए, लोग शिक्षित होना चाहिए, लोग जातिवाद को बढ़ावा ना देते हों, छुआछूत को ना मानते हों, ऐसे करके कई सारी हमारी वो हैं दशाएं हैं। ठीक है। फिर अगला आता है महामंदी के कारण। यूरोप में जो एक महामंदी आई थी उसके कारण प्रमुख क्या क्या थे। देखिए जब हमारी औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उस समय पर क्या था, वस्तुओं का जो उत्पादन था वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। उससे हुआ गया था वस्तुओं के जो रेट थे वो बहुत ही गिर गए थे, यानी कि वस्तुओं के जो मूल्यों में गिरावट हो गई थी। तो उस वजह से हमारे यहाँ महामंदी का जो दौर था वो आया था। और उसमें कई कारण थे, एक कारण नहीं था, कई कारण थे जिस वजह से हमारे यहाँ पूरे विश्व को आर्थिक महामंदी का 1929 में सामना करना पड़ा था। ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न आता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने बहुत सारा योगदान दिया था। गांधी जी ने अनेक आंदोलन थे वो चलाए थे। देखिए यह बात सत्य है कि गांधी जी ने जब भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, या जब भारत में वो 1914 में लौट के आए थे, फिर क्या हुआ था कि उन्होंने अंग्रेज़ों के समर्थक थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत में 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उनका अंग्रेज़ों के प्रति एकदम से रवैया बदल गया था। और फिर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने बहुत सारे जो कार्य थे, आंदोलन किए और उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस प्रकार से हमें गांधी जी के योगदान को लिख देना है। ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा देखिए प्रश्न आता है मानचित्र संबंधी प्रश्न। मानचित्र संबंधी प्रश्न में क्या है कि आपको 5 प्रश्न दिए होंगे। इसमें क्या, निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा आधा अंक 1/2 अंक निर्धारित है। ठीक है। आधा आधा अंक आपको मिलेगा। तो पहला वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, हमारा कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। कलकत्ता में। इसको क्या करेंगे हम मानचित्र में आपको फिर भरना बताएंगे। ठीक है। या हमने एक अपने वीडियो में मानचित्र में दर्शाने के लिए बताया है कि किस प्रकार से दर्शाते हैं। इसी में हमें हो सकता है आपको बाद में, पहले आपको प्रश्नों को के उत्तर बताता हूँ, उसके बाद में आपको दर्शाने का तरीका बताऊँगा कि आपको कैसे दर्शाना है। इसके बाद में फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था या कांड हुआ था, तो ये हमारा कहाँ हुआ था, ये हमारा हुआ था अमृतसर। अमृतसर ये कहाँ है, हमारा पड़ता है पंजाब में। और ये कलकत्ता कहाँ पड़ता है, हमारा पश्चिम बंगाल। कहाँ, पश्चिम बंगाल। ठीक, यहाँ पड़ता है। फिर इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये हमारा लाहौर में हुआ था, जो कि पंजाब के पास में है, पंजाब पाकिस्तान के पास में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो ये कहाँ तोड़ा था, दांडी में, दांडी में।
दांडी, ये कहाँ हमारा गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, दांडी लिखना है उत्तर में। ऐसे ही आपको इसमें लाहौर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, ये कहाँ किया था, ये किया था हमारा चंपारण में। कहाँ, चंपारण बिहार, ये वहाँ पर किया था। ठीक है, तो ये हमारा जो है भूगोल से वो इतिहास से संबंधित, तो ये हमारा क्या था, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, ये चंपारण बिहार में किया था। इसके बाद में हमारा आता है, देखिए ये वाला आपको पोर्शन बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, ये उन विद्यार्थियों के लिए होता है। आपको देखना होगा जो प्रश्न ये दिए गए वही प्रश्न इधर हैं, आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये वाला आपको उत्तर जो है ये वाला छोड़ देना है, ये केवल उन लोगों के लिए है जो नेत्रहीन हैं या मतलब दृष्टिबाधित हैं, जिनको कम दिखाई देता है। ठीक है, उनके लिए है। इसके बाद में फिर हमारा अगला आ जाता है, देखिए खंड खा। तो खंड खा में हमारा क्या है, इनमें भी वही है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें से हमारा देखिए पहला प्रश्न है, पर्वतों पर मृदापर्दन का साधन है। पर्वतों पर हमारा मृदापर्दन कैसे होता है, वो हमारा होता है वर्षा जल या जल द्वारा। ठीक है, जल के द्वारा। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल हमारी कौन सी है, गेहूँ की है। अर्थात रबी की फसल हमारी वो होती है जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। हमारे ऊर्जा के साधन दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत हमारा ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। तो खनिजों पर आधारित उद्योग कौन सा है, सीमेंट उद्योग। देखिए वस्त्र उद्योग भी अलग है, चीनी उद्योग भी अलग है, जूट का सामान ये भी अलग है, ये खनिजों में नहीं जोड़ा जाता है। खनिजों में हमारा क्या है, सीमेंट। तो सीमेंट उद्योग हमारा खनिज संबंधित उद्योग है। फिर अगला प्रश्न हमारा आता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन जो है वो हमारा 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक, इसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। उत्पादन किससे होता है, तो उत्पादन किससे होगा, पूंजी से होगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, कोडरमा किस राज्य में स्थित है, यह किस खनिज से संबंधित है। तो कोडरमा हमारा कहाँ है, कोडरमा हमारा झारखंड राज्य में है। कहाँ है, झारखंड में। और ये किस चीज़ से संबंधित है या किस खनिज से, तो ये अभ्रक उत्पादन से। यह एक वैश्विक स्तर पर अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, कोडरमा। इसके बाद में फिर अगला आता है, स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं। देखिए स्वयं सहायता समूह जो है वो हमारे गांव में क्या होता है, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं या पिछड़े हुए लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना एक समूह बनाते हैं। उसमें क्या होता है, 15-15 दिन के हिसाब से कुछ पैसे जमा करते हैं, और वो पैसे जब छोटी सी धनराशि एकत्रित होकर के एक समूह के रूप में एकत्र हो जाती है, फिर वह जिस व्यक्ति को अधिक आवश्यकता है उसके लिए उसको मतलब दे दिया जाता है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे करके फिर से उस छोटी छोटी रकम को बड़ा करके इकट्ठा कर लेते हैं, और वो एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रयोग में की जाती है। इसीलिए इसको स्वयं सहायता समूह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। संगठित क्षेत्र हमारा वह क्षेत्र होता है जो सरकार के साथ पंजीकृत होता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र, कार्य क्षेत्र जो सरकार के साथ पंजीकृत हो जाए, सरकार के साथ जुड़ जाए, तो वो संगठित क्षेत्र होता है। जिसमें क्या होता है, हमारे स्कूल है, अस्पताल है, रोजगार के साधन हैं, ये सब हमारे कैसे हैं, संगठित क्षेत्र के साधन हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर अगला है जैव विविधता। मानव जीवन में इसकी क्या महत्ता है, इसका वर्णन कीजिए। जैव विविधता क्या होती है, जीवों तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनसे संबंधित, उनकी जितनी अधिक प्रजातियां होंगी उतनी ही जैव विविधता अधिक होगी। इसका मानव जीवन में क्या महत्व है, मानव जीवन में क्या महत्व होता है कि हमारा एक सर्किल होता है पूरा, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी का। तो इसमें जैव विविधता का भी बहुत महत्व होता है। मान लीजिए किसी एक किस्म के जीवों की समाप्ति हो गई, या एक प्रकार के जो उपभोक्ता है उनका या उत्पादन करता है उनका समाप्ति हो गई, तो क्या होगा, हमारा पूरा सर्किल बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इनका हमारे मानव जीवन में बहुत महत्व है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खनिज संरक्षण की आवश्यकता क्यों है।
खनिज संरक्षण जो हमारे हैं वो क्या है, सीमित मात्रा में, भंडारण इनका सीमित मात्रा में है। तो इनकी आवश्यकता इसलिए है कि यदि हम इनका अत्यधिक दोहन करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे, और समाप्त हो जाएंगे तो फिर हमारी आगे वाली पीढ़ी को ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। अर्थात किसी भी देश का जो विकास है वो खनिज संसाधनों पर ही आधारित होता है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का एक लाभ बताइए। वैश्वीकरण जो होता है उसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। अर्थात पूरे विश्व में जो धारणाएं चल रही हैं उन्हीं में ये वैश्वीकरण हमारा है। ठीक है, इस प्रकार से अगला है, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 3 उपाय बताइए। भारत में विदेशी लोग किस प्रकार से निवेश करें, इसके लिए आपको उपाय बताना है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भारत में जो विदेशी व्यापार होता है उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये आपको लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? उद्योगों से भारत में पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को प्रकाश डालिए। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है कि पर्यावरण में जो भी गंदगी फैल जाती है वो हमारी एक निश्चित मात्रा से अधिक जब गंदगी हो जाती है तो वो प्रदूषण में गिनी जाती है ना। उससे हमारे उद्योगों पर और पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उसके बाद में हमारे भारत के आर्थिक विकास में खनिज आधारित उद्योगों के योगदान की विवेचना कीजिए। ऐसे उद्योग जो खनिज से संबंधित हैं, लोहा है, इस्पात है, ये उसके बाद में सीमेंट है, ये ऐसे करके हमारे जो खनिज उद्योग हैं, खनिजों से संबंधित उद्योग हैं, इनका भारत के आर्थिक विकास में बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसे ही विकसित देशों के किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो हमारे विकसित देश होते हैं उनमें क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, शिक्षा का स्तर अच्छा होता है, तो ऐसे करके कई सारी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर एक ये हमारा मानचित्र संबंधी कार्य भी होता है इसमें, भूगोल में भी। इसमें ये देखिए, ये टेहरी बांध पूछा गया है। टेहरी बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो टेहरी बांध हमारा कहाँ है? टेहरी बांध हमारा कहाँ है? टेहरी बांध हमारा है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ये भागीरथी और भागीरथी जो नदी है उस पर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हमारा सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो क्षेत्र पड़ता है उसमें हमारा सतपुड़ा पर्वत है। ये हमारा मध्य प्रदेश और उधर महाराष्ट्र, इस क्षेत्र में ये पड़ता है। उसके बाद में सीमेंट उद्योग का एक केंद्र इस चिन्ह द्वारा। सीमेंट उद्योग के केंद्र हमारे कौन से हैं? जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में हमारा कौन सा है? सतना है। जो सतना सीमेंट आपने सुना होगा नाम, तो ये सतना नाम के स्थान से आता है। कटनी है, ऐसे करके हमारे कई क्षेत्र हैं। तो इनको आपको देखिए करना क्या है, जो चिन्ह दिया गया, जैसे आपको एक क्षेत्र पूछा है, एक केंद्र पूछा है, तो आपको सतना के लिए ऐसे निशान बनाना है, और ऐसे करके वो जो आपको दिया है इस प्रकार से, जो ये चिन्ह दिया है इसी द्वारा बनाना है। ठीक है, इसी के प्रकार से ऐसे जैसे पर्वत पूछा है तो पर्वत के लिए आपको इस प्रकार से निशान बनाना है। ठीक है, मानचित्र में यहाँ क्या करना है, आपको कॉपी में इनका उत्तर लिखना है और उसी के सामने आपको मानचित्र को लगा देना भर के। ठीक है, उसके बाद में फिर अगला है, देखिए, उत्तरी भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो उत्तरी भारत का हवाई अड्डा हमारे कई से हैं। इसमें एक हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। इंदिरा गांधी जो हमारा कहाँ है? नई दिल्ली में। ये कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, नई दिल्ली में हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके बाद में मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा। तो मैग्नीज उत्पादन के जो हमारे क्षेत्र हैं वो हमारे उड़ीसा में हैं। जैसे कालाहांडी है, क्योंझर है, ये जो क्षेत्र पड़ता है उधर हमारा क्या है? उड़ीसा में ये है। उड़ीसा एक क्षेत्र हमारा ऐसे है जो मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी है। तो वहाँ क्योंझर है और इसके साथ साथ ये हमारा कालाहांडी है, ये क्षेत्र हमारे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए अगला प्रश्न है, तो ये भी आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो आपका आएगा। आपको केवल ध्यान यही रखना है कि आपको दृष्टिबाधित वाला नहीं करना है, और शेष प्रश्न आप अच्छे से परीक्षा दीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा पेपर अच्छा लगा होगा, समझाने का तरीका, तो आप अवश्य ही देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर मिलेगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये पेपर आपको कुछ ना कुछ अवश्य ही मदद करेगा। धन्यवाद।